गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 4th वीडियो लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में जाना था। आज हम केमिकल शिफ्ट और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जब शील्डिंग और डी शील्डिंग की बात की थी तब आपको बताया था कि प्रोटॉन के रासायनिक बंध या केमिकल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उनकी शील्डिंग या डी शील्डिंग होती है। और इस शील्डिंग डी शील्डिंग की वजह से अकेले प्रोटॉन के कंपैरिजन में इन प्रोटॉन्स की एनएमआर सिग्नल की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज होता है, शिफ्ट होता है। क्योंकि केमिकल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने के कारण प्रोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन पीक शिफ्ट होती है, इसलिए इसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं। केमिकल बॉन्ड की वजह से होती है, इसलिए इसको केमिकल शिफ्ट कहते हैं। इस सिग्नल को देखकर हम प्रोटॉन की केमिकल नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं और इसके बेसिस पर हम दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं। अब ये केमिकल शिफ्ट को हम नापें कैसे? इसके लिए हमें एक रेफरेंस कंपाउंड की ज़रूरत है, एक संदर्भ यौगिक की ज़रूरत है। और ये संदर्भ यौगिक है TMS, टेट्रा मिथाइल साइलिन। TMS में ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको हमने अपना रेफरेंस कंपाउंड लिया? आप यहाँ देख रहे हैं TMS में 4 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं और एक सिलिकॉन के एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये चारों मिथाइल ग्रुप की केमिकल नेचर एक जैसी है। यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स हैं, हर मिथाइल का 3 प्रोटॉन और 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो 12 प्रोटॉन्स हैं। और ये 12 प्रोटॉन्स सभी की केमिकल नेचर एक जैसी है, इनका केमिकल एटमॉस्फेयर एक जैसा है। क्योंकि इनका केमिकल एटमॉस्फेयर एक जैसा है इसलिए ये एक ही जगह पर एब्जॉर्प्शन करते हैं। दूसरी बात, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी मिथाइल की तरफ शिफ्ट रहते हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट रहते हैं। और इस वजह से प्रोटॉन्स की मैक्सिमम शील्डिंग होती है। क्योंकि इन 12 प्रोटॉन्स की मैक्सिमम शील्डिंग होती है इसलिए ये अपफील्ड एब्जॉर्प्शन देते हैं। TMS के सिग्नल को हम स्टैंडर्ड मानकर बाकी सभी कंपाउंड्स के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये मान ज्ञात करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है और 2 तरीके के स्केल्स हम यूज़ में लेते हैं। पहला है डेल स्केल। डेल स्केल के अकॉर्डिंग TMS के एब्जॉर्प्शन बैंड को हम 0 मान लेते हैं। क्योंकि TMS के प्रोटॉन्स का मैक्सिमम शील्डिंग होती है तो दूसरे कंपाउंड के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू TMS से ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी उतनी ही डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये देखिए, मैक्सिमम कंपाउंड्स के जो प्रोटॉन होते हैं वो TMS से लेफ़्ट साइड में एब्जॉर्ब करते हैं। जिसकी शील्डिंग ज़्यादा होगी वो TMS से थोड़ी ही दूरी पे सिग्नल देगा और जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी या जितनी ज़्यादा डिक्रीज शील्डिंग होगी वो वाले प्रोटॉन्स डाउन फील्ड शिफ्ट होते जाते हैं और उनके सिग्नल्स हमको हायर ppm वैल्यू के ऊपर मिलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ हमने मिथाइल एल्कोहल का CH3OH का एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं 0 ppm पे TMS का सिग्नल है और CH3OH में 2 तरीके के प्रोटॉन्स हैं, एक मिथाइल प्रोटॉन जिनका नंबर 3 है और एक हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि CH3 में सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है और सिग्मा बॉन्ड की वजह से शील्डिंग होती है। शील्डिंग जितनी ज़्यादा होती है सिग्नल अपफील्ड खिसकता है। तो यहाँ पे CH3 के लिए जो सिग्नल है वो अपफील्ड है और 3 और 4 ppm के बीच में है। OH का सिग्नल डाउनफील्ड है क्योंकि यहाँ का प्रोटॉन जो है वो एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इसका सिग्नल डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाता है। दूसरा जो स्केल है उसको हम टाउ स्केल कहते हैं। यहाँ पे
TMS के एब्जॉर्प्शन को हम 10 मानते हैं, मतलब मैक्सिमम मानते हैं, और दूसरे प्रोटॉन्स के केमिकल शिफ्ट का मान इसके सापेक्ष घटता जाता है। इन दो तरीके के स्केल में आपस में रिलेशन यहाँ दिखाया गया है। टाउ इज़ इक्वल टू 10 माइनस डेल। आप यहाँ पे किसी एक की वैल्यू, किसी एक स्केल पे आपको अगर वैल्यू पता है तो आप दूसरी स्केल को दूसरे स्केल के वैल्यू को आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टेबल दी गई है, इसमें कुछ प्रारूपिक वर्ग के प्रोटॉन्स के केमिकल शिफ्ट की अनुमानित मान दिखाए गए हैं। जो सबसे पहले है, देखिए एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के CH3 के लिए हमें 0.8 से 1 के बीच में, 1 ppm के बीच में डेल वैल्यू मिलती है। फोर्थ देखिए एसिटिलिनिक प्रोटॉन, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पे शील्डिंग होती है और इस शील्डिंग की वजह से 2.5 से 3.1 के बीच में, 3.1 ppm के बीच में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलती है। एरोमेटिक प्रोटॉन, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। एरोमेटिक प्रोटॉन डी शील्डेड प्रोटॉन होता है और यहाँ हमको वैल्यू 6 और 9.5 के बीच में मिलती है। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड प्रोटॉन, 12th नंबर पे देखिए, यहाँ पे भी डी शील्डिंग होती है और 9.5 से 9.6 ppm के बीच में हमको वैल्यू प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है। हिंदी में इसे चक्रण चक्रण विपाटन कहते हैं। देखिए कोई भी प्रोटॉन किस एनर्जी की रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, ये सिर्फ उस प्रोटॉन के केमिकल एटमॉस्फेयर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इस चीज़ पे ही डिपेंड नहीं करता कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के आसपास कौन से बॉन्ड्स हैं, ये बल्कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन्स के से एडजेसेंट जो एटम्स हैं, उन एटम्स के ऊपर कितने प्रोटॉन जुड़े हुए हैं और उन प्रोटॉन्स की स्पिन क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम सभी जानते हैं, पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि प्रोटॉन भी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करते हैं। तो किसी प्रोटॉन के निकट स्थित अन्य प्रोटॉन्स के स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उस प्रोटॉन के, उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के एब्जॉर्प्शन को वो इफ़ेक्ट करता है। रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा अप फील्ड या डाउन फील्ड हो जाता है और इस वजह से सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है और हमको सिंगल लाइन ना मिलकर डबलेट, ट्रिपलेट या मल्टीप्लेट मिलते हैं। सिग्नल के इस तरीके के स्प्लिट होने को हम स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। ये स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, इसको गवर्न करने के लिए एक रूल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस रूल को हम N+1 रूल कहते हैं। यहाँ पे N है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो पास वाले न्यूक्लियाई से जुड़े हुए होते हैं। अगर जिस प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, जिसके सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, उसके पास वाले एटम के ऊपर एक भी प्रोटॉन नहीं होता तो हमको सिंगलेट मिलता है। अगर उसके पास वाले एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है तो हमको N+1 के अकॉर्डिंग डबलेट मिलता है। अगर 2 हाइड्रोजन्स होते हैं तो हमको N+1 के अकॉर्डिंग एक ट्रिपलेट मिलता है। इस डायग्राम में हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर एक एक प्रोटॉन है। अब Hb की वजह से Ha का सिग्नल, क्योंकि
HA जिस कार्बन के है ऊपर है उसके पास वाले कार्बन पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए n+1 रूल के अकॉर्डिंग हमको HA का सिग्नल डबलेट में स्प्लिट हुआ हुआ दिखेगा। और सेम चीज़ HB के लिए है, क्योंकि HB के पास वाले कार्बन पे भी सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो ये वाला सिग्नल HB का सिग्नल भी हमको एक डबलेट के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें 2 कार्बन दिखाए गए हैं। फर्स्ट कार्बन के ऊपर सिर्फ एक प्रोटॉन है HA और दूसरे कार्बन पे 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 HB प्रोटॉन्स हैं। अब HA के सिग्नल की हम बात करें, HA का सिग्नल HB के प्रोटॉन्स की वजह से इफ़ेक्टेड होगा, क्योंकि 2 HB प्रोटॉन्स हैं, इसलिए 2+1 HA का सिग्नल ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और HB क्योंकि HA सिर्फ एक ही है, इसलिए डबलेट के अंदर स्प्लिट होगा। थर्ड एग्जाम्पल में दोनों कार्बन के ऊपर 2 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए दोनों ही सिग्नल 2+1 ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, HA का सिग्नल 3 HB की वजह से 3+1 क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा और HB का सिग्नल सिंगल H1 की वजह से 1+1 डबलेट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। इथाइल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे यहाँ पे केमिकल शिफ्ट किस तरीके से होता है और स्पिन स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। इस कंपाउंड में आपको दिख रहे हैं 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक मिथाइलिन CH2 और एक मिथाइल प्रोटॉन CH3। CH2 को हमने B नाम दिया है और CH3 को हमने A नाम दिया है। क्योंकि 2 अलग अलग तरीके के प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इसके NMR स्पेक्ट्रम में हमें 2 तरीके के सिग्नल्स मिलेंगे। यहाँ आपको इसका NMR सिग्नल दिख रहा है, NMR स्पेक्ट्रम दिख रहा है। जो 2 सिग्नल हमें मिलेंगे वो डेल वैल्यू 1 और 2 ppm के आसपास मिलने चाहिए, लेकिन जब हम इसके एक्चुअल स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो हमको डेल वैल्यू 1.7 के लगभग 1:2:1 के रेशो में एक ट्रिपलेट दिखता है और डेल वैल्यू 3.4 ppm के आसपास 1:3:3:1 के रेशो में एक क्वार्टेट नज़र आता है। अब इथाइल ब्रोमाइड के NMR में इतने सारे सिग्नल आने का क्या कारण है? यहाँ पे CH3 और CH2 के प्रोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन एक दूसरे की वजह से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? देखिए, पहले मैं बता चुकी हूँ कि किसी प्रोटॉन के एडजेसेंट बिल्कुल उससे जुड़े हुए एटम्स के ऊपर जितने प्रोटॉन्स हों वो उसको अगर हम n मानते हैं तो n+1 के अकॉर्डिंग सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है। CH3 प्रोटॉन के एडजेसेंट CH2 के 2 प्रोटॉन हैं, इसलिए 2+1 3 सिग्नल में स्प्लिट हो जाएगा। और इसी तरह CH2 के एडजेसेंट CH3 के 3 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए ये 3+1 4 सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस स्टडी को हम थोड़ा आगे ले जाएं। यदि किसी प्रोटॉन के एडजेसेंट एक प्रोटॉन है, अब हमें इसका कारण जानना है कि ये स्प्लिटिंग होती क्यों है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी प्रोटॉन के एडजेसेंट एक ही प्रोटॉन है तो इसके स्पिन के कारण जनरेट होने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके से खुद को ओरिएंट कर सकता है। यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब B0 की डायरेक्शन में, तो कुछ हाई फील्ड में एब्जॉर्ब करेगा। और यदि B0 के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, अगर B0 के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये लोअर फील्ड में एब्जॉर्ब करेगा और इस वजह से हमें बराबर हाइट की 2 लाइंस डबलेट प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं कि यदि किसी प्रोटॉन के एडजेसेंट 2 प्रोटॉन्स हैं तो ये 4 तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में खुद को ओरिएंट कर सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें दोनों के स्पिन B0 के डायरेक्शन में, मतलब ये रीइंफोर्स कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। जो फोर्थ है इसमें दोनों प्रोटॉन्स के स्पिन B0 के अगेंस्ट हैं, अपोज कर रहे हैं। और बीच वाले जो 2 हैं दोनों एक जैसे हैं, इसमें किसी एक प्रोटॉन का स्पिन B0 की डायरेक्शन में और दूसरे का स्पिन B0 के अगेंस्ट डायरेक्शन में।
इसलिए नंबर 2 और 3 इक्वल हैं। और इस वजह से जब एडजेसेंट 2 प्रोटॉन होते हैं तो हमको 1:2:1 के रेशो में ट्रिपलेट नज़र आता है। इसी तरह यदि किसी प्रोटॉन के एडजेसेंट 3 प्रोटॉन्स हैं, जैसा इस एग्जाम्पल में बताया है, CH के पास में एक मिथाइल ग्रुप है, तो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से CH का सिग्नल किस तरह से स्प्लिट होता है और क्यों स्प्लिट होता है ये हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये तीनों प्रोटॉन्स के स्पिन किस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, तीनों के जो स्पिन हैं वो B0 के सेम डायरेक्शन में है, और फोर्थ में तीनों के स्पिन B0 के अगेंस्ट डायरेक्शन में है। जो सेकंड है, इसमें 3 में से किन्हीं भी 2 के स्पिन B0 के डायरेक्शन में है, और थर्ड में 3 में से किन्हीं भी 2 के स्पिन B0 के अगेंस्ट डायरेक्शन में है। इसलिए 2 के जो सेकंड नंबर पे हमको ओरिएंटेशन दिख रहा है वो तीनों सेम है, और थर्ड नंबर पे जो ओरिएंटेशन दिख रहा है वो तीनों भी सेम है। इस वजह से CH3 अगर पास में है तो किसी प्रोटॉन का सिग्नल क्वार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और 1:3:3:1 के रेशो में ये स्प्लिट हो जाएगा। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे ये स्प्लिट नहीं होते, हमको स्प्लिटिंग नहीं दिखती है। ये कौन सी कंडीशंस हैं, ये कौन सी सिचुएशंस हैं? फर्स्ट है जब प्रोटॉन केमिकली सेम हो, किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो। एक तो हमने TMS ही देखा था, वहाँ पे 12 प्रोटॉन्स थे, पर वो 12 केमिकली सेम थे, इसलिए वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते हैं, और उन 12 प्रोटॉन्स की वजह से हमको एक सिंगल सिग्नल ही मिलता है। दूसरे एग्जाम्पल्स हैं C6H12, डाईमिथाइल ईथर। इन कंपाउंड्स के लिए भी हमको एक सिंगल सिग्नल ही मिलता है। सेकेंड कंडीशन है कि जिस प्रोटॉन के सिग्नल की हम बात कर रहे हैं उस प्रोटॉन के एडजेसेंट जो भी एटम जुड़ा हुआ हो उस पर कोई भी प्रोटॉन ना हो। जब प्रोटॉन नहीं होगा, उसके आसपास के एडजेसेंट पे कोई प्रोटॉन नहीं होगा, तो हमको एक सिंगलेट ही मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी मल्टीप्लेट के जो अलग अलग पीक्स होते हैं उसमें पीक्स की इंटेंसिटी क्या होती है, शिखरों की तीव्रता क्या होती है। देखिए, अगर सिग्नल सिंगलेट है तो हमको एक सिंगल सिग्नल मिलता है। अगर डबलेट है तो 1:1 के रेशो में हमको 2 पीक्स मिलते हैं। अगर ट्रिपलेट है तो 1:2:1, मतलब बीच वाला पीक आसपास वाले दोनों पीक्स के डबल इंटेंसिटी का होगा। अगर क्वार्टेट है तो 1:3:3:1, बीच वाले जो दोनों पीक हैं वो आसपास वाले पीक्स के 3 टाइम इंटेंसिटी, 3 टाइम्स उनकी इंटेंसिटी होगी, और इसी तरह से हमने सेक्सटेट तक दिखाया हुआ है। लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि एक HNMR स्पेक्ट्रम का इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसमें हम नंबर ऑफ़ सिग्नल्स देखते हैं। जितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स होंगे उतने ही डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, मतलब केमिकल शिफ्ट। ये इंडिकेट करती है कि कंपाउंड की प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट किस तरीके का है। वो डाउन फील्ड अगर कर रहा है तो डी शील्डेड है, अप फील्ड अगर हमको सिग्नल दिख रहा है तो वो शील्डेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव इंटेंसिटीज़ ऑफ सिग्नल। इससे हमको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइप के कितने प्रोटॉन्स उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। और लास्ट में स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, स्पिन स्पिन कपलिंग जिसे हम कहते हैं, ये हमको बताता है कि जिस प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं उसके आसपास वाले एटम्स के ऊपर कितने और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ये हमने आज केमिकल शिफ्ट और स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कपलिंग कांस्टेंट और कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स लेके NMR स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।